Good morning, students. Today we are going to start class 10 electricity part 3. ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है, तो शुरू करते हैं हम लोग पार्ट 3. ठीक है, तो पार्ट 3 में आज हम लोग सबसे पहले एक लॉ पढ़ने वाले हैं. ठीक है, वो है आपका ओम्स लॉ. ठीक है, तो OHM जो आपको दिख रहा है, ये एक साइंटिस्ट का नाम था, ओम. ठीक है, तो वही जो है वो एक लॉ दिए थे, एक नियम दिए थे. तो उनके लॉ के अनुसार क्या था, बात समझिएगा. देखो, मान लो किसी टेम्परेचर का बात करते हैं, मान लो 24 डिग्री सेल्सियस जो कि नॉर्मल टेम्परेचर है. ठीक है ना, तो उनका कहना था कि किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, ठीक है, किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर, है ना, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एट इट्स एंड. मतलब क्या हुआ समझना, मतलब ये हुआ कि अगर आप करंट को बढ़ाइएगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, है ना. ये ओम चचा बोले थे. ठीक ना, इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना. ऐसे बोले या ऐसे बोले, बात मेरा सेम है ना, कि अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो करंट भी इंक्रीज होगा. ठीक ना, अब समझना बात को कि ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन आपको हटाना है और इक्वल टू का साइन देना है. तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको एक कांस्टेंट चाहिए. तो इस बार हम कांस्टेंट के रूप में ले रहे हैं आर को. ठीक ना, तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या लिए, आर को. तो ये आर क्या है, ये आर है आपका रेसिस्टेंस. ठीक ना, ये आर क्या है मेरा, रेसिस्टेंस. ठीक ना, चलो, तो उसके अनुसार रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आया, आर इज इक्वल टू वी बाई आई. तो अब बात यह है कि सर रेसिस्टेंस क्या हुआ, है ना, रेसिस्टेंस का मतलब क्या है. तो इसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ना, कि रेसिस्टेंस क्या है. ठीक है, चलो समझना बात को कि अभी ओम्स लॉ के अनुसार हम लोग क्या देखें कि वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा. ठीक ना, तो यहां पर एक शब्द आया मेरा, वो है रेसिस्टेंस. ठीक है, चलिए, तो रेसिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, अगर हिंदी में समझे शॉर्ट में, तो रेसिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, है ना. किस चीज का रुकावट, समझना बात को कि अगर कोई कंडक्टर है, कोई भी तार है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है तभी करंट फ्लो करता है. ठीक है, समझना बात को, किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है तो उस कंडक्टर में एक रुकावट होता है ना, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन्स लोग आसानी से मूव नहीं कर सकता है. तो उसी रुकावट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस. रेसिस्टेंस क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच ओपोजेस द फ्लो ऑफ द करंट, या हम अभी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स. ठीक ना, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है किसी भी वायर में, तो जो रुकावट पैदा होता है उसी रुकावट को हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस. तो रेसिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, रुकावट. ठीक ना, चलो, तो रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट जो होता है, ठीक है, वो होता है आपका ओम, OHM, ओम. ठीक है, चलो, तो ओम का सिंबल क्या होता है, ये. ठीक ना, और एक बात कि अभी हम फॉर्मूला क्या बताएं कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू वी बाई आई ना. चलो, तो अगर पूछा जाएगा कि डिफाइन 1 ओम हम लोग किसको बोलेंगे, देख लो, रेसिस्टेंस का मतलब रुकावट, है ना. आगे तो 1 कब आएगा आपका, जब आप 1 को 1 से डिवाइड कीजिएगा तब आपका 1 आएगा. तो ऊपर में रखना आपको वोल्टेज को, नीचे में रखना आपको करंट को. तो करंट को लोग एम्पियर में नापते हैं. तो आप देखिए कि 1 ओम का डिफाइन क्या आएगा, समझिएगा कि 1 ओम इज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड एट इट्स एंड एंड द करंट फ्लो इन द थ्रू द कंडक्टर इज 1 एम्पियर. मतलब कि अगर किसी वायर में, किसी भी सर्किट में अगर आप 1 वोल्ट का वोल्टेज दे रहे हैं और करंट अगर फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, तो जो रुकावट उसमें होगा, जो रेसिस्टेंस होगा, उस रेसिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे 1 ओम. ठीक है, तो रेसिस्टेंस का मतलब दिमाग में रखना क्या हुआ, रेसिस्टेंस का मतलब रुकावट. ठीक है, चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, रेसिस्टेंस के बारे में ही जान रहे हैं हम लोग, देख लेते हैं. चलो, तो आप लोग सुने होंगे गुड कंडक्टर के बारे में, ठीक है, और एक सुने होंगे आप लोग इंसुलेटर के बारे में, है ना. चलो,
तो गुड कंडक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे आप सवाल पूछेगा कि विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो है आपका सिल्वर। मतलब कि सिल्वर में करंट आसानी से फ्लो कर जाता है ना, आसानी से। मतलब कि उसमें रुकावट एकदम ना के बराबर होता है, बहुत कम, ठीक ना। तो गुड कंडक्टर हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें बहुत कम रुकावट है, ना के बराबर, तो उसको हम लोग बोलेंगे गुड कंडक्टर। मतलब कि गुड कंडक्टर किसको बोलेंगे हम लोग? जिसका रुकावट बहुत कम है ना, लो रेसिस्टेंस। जिसका लो रेसिस्टेंस होगा वो कहलाएगा गुड कंडक्टर। इंसुलेटर हम लोग किसको बोलते हैं? जिसमें करंट फ्लो नहीं करता है ना, मतलब कि इसमें इतना रुकावट है कि करंट फ्लो ही नहीं करता है, तो इंसुलेटर हम लोग किसको बोलेंगे? जिसका रुकावट सबसे ज्यादा, मतलब कि हाई रेसिस्टेंस, ठीक है। तो बीच में एक चीज आने वाला है जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टर। रेसिस्टर हम लोग किसको बोलेंगे? रेसिस्टर हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें गुड कंडक्टर से थोड़ा ज्यादा रेसिस्टेंस होगा और इंसुलेटर से थोड़ा कम रेसिस्टेंस होगा। मतलब कि हम बोल सकते हैं उसको कि उसका रेसिस्टेंस जो होगा वो थोड़ा मीडियम होगा, बीच का, है ना। उसमें जो रुकावट होगा वो ना ज्यादा कम और ना बहुत कम और ना बहुत ज्यादा, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेसिस्टर। एग्जाम्पल में अगर आप देखिएगा तो जो बल्ब होता है, बल्ब, सॉरी, तो बल्ब में आप देखते होंगे कि इस तरह का फिलामेंट बना हुआ रहता है ना, ये फिलामेंट बना हुआ रहता है। ये किस चीज का बना हुआ रहता है? नॉर्मली टंगस्टन का, ठीक है। तो बात ये है कि इसको हम लोग रेसिस्टर बोलते हैं, ठीक ना। इसको रेसिस्टर हम लोग क्यों बोलते हैं? इसको रेसिस्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें करंट जब फ्लो करता है तो ना ही बहुत ही आसानी से फ्लो करता है, ना ही बहुत ज्यादा दिक्कत होता है ना। तो फ्लो करता है उसमें, लेकिन थोड़ा सा रुकावट होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? फिलामेंट जो है इसको क्या बोलेंगे? रेसिस्टर, है ना। या कभी कभी आप देखते होंगे टीवी का जो किट होता है या चार्जर का जो किट होता है ना, उसमें आप देखते होंगे इस तरह का बना हुआ रहता है ना, गोल गोल ब्लू कलर का वो रहता है ना, ब्लू कलर का, येलो कलर का, तो ये कहलाता है आपका रेसिस्टर। गोल गोल रहता है, वो क्या कहलाता है? आपका रेसिस्टर, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग जाने किसके बारे में? रेसिस्टेंस के बारे में, ठीक है। एक चीज और पढ़ना है आपको, इसमें है आपका वोल्टेज और करंट का ग्राफ। चल, तो मान लो कि एक हम सर्किट लेते हैं, ठीक ना। तो उस सर्किट में हम एमीटर भी ज्वाइन करते हैं और वोल्ट मीटर भी हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो समझना बात को, ठीक है। एमीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यहां मान लो हम एमीटर लगाएं और यहां पर हम वोल्ट मीटर लगाएं, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन वो आपको बाद में जानना है। तो एक सर्किट है, इसमें बल्ब है, एमीटर है और वोल्टेज है, वह वोल्ट मीटर है, ठीक है। चलो, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम जब वोल्टेज देते हैं, ठीक ना, यहाँ से हम मान लो वोल्टेज देते हैं, मान लो 2 वोल्ट दिए, ठीक है। तो वोल्ट मीटर में देखें तो लिखा गया 2 वोल्ट और मान लो एम मीटर में लिखा गया 10 एम्पियर, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं 10 एम्पियर। तो हो सकता है कि जब हम 4 वोल्ट दिए, ठीक ना, तो यहाँ पर लिखा जाएगा वोल्ट मीटर में कि 4 वोल्ट आ रहा है, और हो सकता है कि एमीटर में लिखा गया 20 एम्पियर। इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं? इसी चीज को हम ग्राफ में शो कर रहे हैं, समझना। हम एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक। चलिए, तो नीचे में मान लो ले लेते हैं वोल्टेज, ठीक है, और यहां पर हम ले लेते हैं करंट, ठीक ना। तो वोल्टेज को हम लोग वोल्ट में नापते हैं, ठीक है, और करंट को हम लोग नापते हैं किसी में? एम्पियर में, ठीक है। मान लो चलिए, तो मान लो कि जब हम वोल्टेज दिए और 1 वोल्ट दिए तो एमीटर में हम देखें मान लो 5 एम्पियर, ठीक है। जब हम 2 वोल्ट दिए और उसके बाद एमीटर में हम देखें तो आया मान लो 10 एम्पियर। जब हम 3 वोल्ट दिए और एमीटर में मान लो आया 15 एम्पियर, और जब हम 4 वोल्ट दिए तो एमीटर में आया मान लो 20 एम्पियर। तो ये सभी पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन कीजिएगा, है ना, ये सभी पॉइंट्स को आप जब ज्वाइन कीजिएगा तो आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, ये स्ट्रेट लाइन है। तो समझना बात को कि जब भी वोल्टेज और करंट का जब आप ग्राफ बनाइएगा तो आपको क्या मिलेगा? आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, समझना, ठीक है।
तो वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में आपको ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हम जाने वोल्टेज और करंट का ग्राफ के बारे में। ठीक है, चलिए, तो अगला टॉपिक है आपका, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक ना, चलो समझना बात को। टॉपिक क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, मतलब कि किन किन बातों पर निर्भर करता है कि रुकावट जो है वो ज्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, चलो, तो पहला हम लेते हैं लेंथ। ठीक है, चलो, एक छोटा तार लिए और एक लंबा तार लिए। ठीक ना, अब बात यह है कि करंट को इसमें यहां से यहां तक जाना है और इस केस में करंट को यहां से वहां तक जाना है। ठीक है, तो बात यह है कि छोटा तार में ज्यादा रुकावट होगा कि लंबा तार में। तो बात यह है कि इसको कम दूरी जाना है और इसमें करंट को ज्यादा जाना है, ज्यादा दूर जाना है। मतलब कि इसमें ज्यादा दूर जाएगा तो ज्यादा रुकावट होगा, कम दूर जाना है तो कम रुकावट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि छोटा तार में कम रुकावट और लंबा तार में ज्यादा रुकावट। मतलब कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब जितना ज्यादा लंबा तार होगा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, दूसरा है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक ना, चलो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हुआ समझिएगा आप लोग, कि मान लो कि एक पतला तार लिए हम और इसमें हम एक मोटा तार लिए। ठीक है, तो अब बात यह है कि पतला तार में करंट आसानी से फ्लो करेगा या मोटा तार में करंट आसानी से फ्लो करेगा। तो आप देखिए, इसमें ज्यादा एरिया है कि नहीं? तो ज्यादा एरिया है तो आसानी से इसमें फ्लो कर सकता है, और इसमें कम एरिया है तो इसमें रुकावट थोड़ा ज्यादा होगा ना। कम एरिया है तो आसानी से फ्लो नहीं करेगा। मतलब ये हुआ, ज्यादा एरिया है तो करंट आसानी से फ्लो कर रहा है, तो उल्टा हो जा रहा है, कम रुकावट। मोटा तार मतलब कि कम रुकावट, उल्टा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। मतलब कि अगर एरिया ज्यादा होगा तो रुकावट कम होगा। देख लो, उल्टा में। ठीक है, तीसरा है आपका नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या हुआ कि वो डिपेंड करता है कि वो तार किस चीज से बना है। मान लो सिल्वर से बना है तो कम रुकावट, आयरन से बना है तो थोड़ा ज्यादा रुकावट, और अगर वो टंगस्टन से बना है या नाइक्रोम से बना है तो उसका रुकावट बहुत ज्यादा होगा, मतलब कि रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। तो डिपेंड करता है किस मटेरियल से बना है। ठीक है, एक और है आपका टेम्परेचर। ठीक है, तो इसमें ये याद रखिएगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। ठीक ना, तो ये दो बात बस याद रखना है। तो समझने का बात ये दोनों था। ठीक है, तो ये जो दोनों बात था, इसी दोनों बात को फिर से हम दोहराते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला जो दो पॉइंट है उसी को हम फिर से दोहराएंगे। क्यों दोहरा रहे हैं समझिएगा आप लोग। चलो आते, पहला हम बोले कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और दूसरा बोले कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों बात को मिला देते हैं। ठीक है, तो जब हम मिलाएंगे तो गौर करो, लेंथ जो है वो ऊपर है और एरिया जो है वो नीचे है ना। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। अब आगे अगर हम बढ़ेंगे तो समझिएगा आप लोग कि ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हमको हटाना है और इक्वल टू का साइन देना है, तो एक आपको कांस्टेंट चाहिए। तो इस बार हम कांस्टेंट जो ले रहे हैं वो लगभग P की तरह दिखता है। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी, है ना। इस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी। और ये जो सिंबल है ना, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं रो, RHO, रो। ठीक ना, तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आएगा? देख लो, इसको यहीं पर रखो। तो RA बाई L, ये आया आपका रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला। तो अब बात यह है कि रेसिस्टिविटी क्या है। ठीक ना, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला देख लो। अब हम जानेंगे कि रेसिस्टिविटी क्या है। ठीक ना, चलो, तो अगला टॉपिक है मेरा, वो है आपका रेसिस्टिविटी। चलो, मान लो
कि हम एक वायर लिए, ठीक है, इसका लेंथ है मान लो 1 मीटर, ठीक, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में ये जो गोल वाला दिख रहा है ना आपको, ये एरिया को हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर। तो ये तार का लेंथ कितना है 1 मीटर और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है 1 मीटर स्क्वायर। तो इस तार का अगर जो भी रुकावट होगा, जो भी रेसिस्टेंस होगा, उसी रेसिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी क्या हुआ कि अगर कोई तार जिसका लेंथ 1 मीटर है और उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसका जो रेसिस्टेंस होगा उसी रेसिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिस्टिविटी, ठीक है। चलो, तो रेसिस्टिविटी का जो SI यूनिट है वो है आपका ओम मीटर, ठीक है। और इसका सिंबल, रेसिस्टिविटी का सिंबल अभी हम लोग बताए थे इस तरह करके ना, लगभग P की तरह दिखता है, इसको बोलते हैं ना रो, ठीक है। तो इस क्लास में इतना।